फुल का बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं। पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का नेचर और सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व यानी इंपॉर्टेंस। नेचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है पहचान क्या है। जैसे मान लो इंसान है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि दो पैरों से चलता है, दो हाथ है, आंख है आगे की तरफ है, सर है, वर्टिकली खड़ा होता है, ऐसे चलता है। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। वैसे ही मैनेजमेंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, यानी कुछ नेचर होगा और कुछ सिग्निफिकेंस है। तो इस चैप्टर में डिस्कस कर लेते हैं उसकी मीनिंग और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है सब कुछ। देखो मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है, दूसरों से काम कराने की जो कला है वही मैनेजमेंट है। होता है ना कुछ लोगों में दूसरों से काम कराने की कला बहुत जबरदस्त होती है ना, बहुत अच्छे से काम कराते हैं। तो यही बिजनेस में भी होता है, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज में मैनेजर होते हैं तो दूसरों से काम कराने की उनमें कला होती है। ठीक है, वही कह रहा है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर्स, यानी मैनेजमेंट एक आर्ट है, ये एक कला है। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन यानी चीजें कराने की, थ्रू अदर्स दूसरों से काम कराने की कला है मैनेजमेंट। ठीक है। अच्छा, मॉडर्न मीनिंग भी है मैनेजमेंट की। कह रहा है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, यानी कि यह एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है दूसरों से काम कराने की। प्रोसेस का मतलब होता है जैसे मान लो कि एक एक्टिविटी की है, जैसे मान लो कि तुम रोटी बना रहे हो तो रोटी बनाना एक प्रोसेस है। आटा गूंथना एक एक्टिविटी है। पहले आटा लोगे, फिर आटे को गूंथोगे, ठीक है, फिर गूंथ करके उसकी लोइयां बनाओगे, फिर इसको बेलोगे, फिर इसको सेकोगे, सेक के रोटी बनाओगे। तो ये कई प्रोसेस को जब ऐड कर दोगे तो, सॉरी, कई एक्टिविटीज को जब ऐड कर दोगे तो वो प्रोसेस बन जाएगी। जैसे एक कदम एक एक्टिविटीज है, दो कदम, अब ऐसे चलते चलते बहुत सारे कदम हो गए तो ये जो है पूरी एक्टिविटीज जो है ये प्रोसेस हो जाएगा। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज इज कॉल्ड प्रोसेस। तो वही है मैनेजमेंट इज एन प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, यानी दूसरों से काम कराते हो गोल अचीव करने के लिए। इफेक्टिवली यानी ऑन टाइम, कोई काम अगर ऑन टाइम हो रहा है, समय पे हो रहा है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफिशिएंटली का मतलब होता है कम पैसे में, ठीक है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, कम पैसे में। ठीक है, यानी कि अगर काम पे और कम पैसे में काम करा रहे हो दूसरों से, ठीक है, तो वही मैनेजमेंट है। यानी मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम दी अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यानी दूसरों से काम कराने की कला है। इफेक्टिवली यानी समय पर, और एफिशिएंटली और कम खर्च में, कम पैसे में। ठीक है, यही लिखा हुआ है, देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैनेजमेंट का। ठीक है, पहला है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट किया जाता है किसी गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, यानी कोई ना कोई गोल अचीव करना है तुमको, इसीलिए मैनेजमेंट करो। अब बुक में देखो लिखा है ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट ऑफ गोल विच इट एम टू अचीव, मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, यानी कोई ना कोई गोल होता है जिसको तुम अचीव करते हो, उसी के लिए मैनेजमेंट करते हो। ठीक है, फिर लिखा है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है जो हर जगह यूज हो। ठीक है, कह रहा है कि मैनेजमेंट एक्टिविटी और परफॉर्म इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत होती है, चाहे घर पे हो, स्कूल में हो, हॉस्पिटल में हो, फैक्ट्रीज में हो, कहीं पे भी हो। तो मैनेजमेंट जो है हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो परवेसिव का मतलब जो हर जगह इस्तेमाल हो, हर जगह काम आए। तो मैनेजमेंट जो परफॉर्म किया जाता है हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। कह रहा है कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट हो, कहीं पे भी हो, सब जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर है मैनेजमेंट इज मल्टीपल मल्टी डायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब होता है आयाम, मतलब मैनेजमेंट काम में भी करना पड़ेगा, लोगों का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ऑपरेशन का भी करना पड़ेगा। क्या होता है इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट of work, management means the aim, main task or purpose for which organization is set up, मेन काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन, मेन काम के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। जैसे मान लो स्कूल बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, क्योंकि एजुकेशन देनी है। ठीक है, तो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल मेन पर्पज ऑफ स्कूल इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑफ, क्या है, ऑफ hospital is providing health service of, and industry is manufacturing some unit. While managing the work, manager makes sure organization goals is achieved effectively and efficiently, यानी जिस काम के लिए बनाया गया है
अगर स्कूल बनाया गया है तो स्कूल एजुकेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी लोग किस तरह के उसमें काम कर रहे हैं, इस पे भी मैनेज करना पड़ता है कि सही लोग वहां पे है कि नहीं है, यानी कि टैलेंटेड लोग है कि नहीं है। कह रहा है कि पीपल यानी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स, यानी वो एसेट है, उसी की वजह से चलता है कोई भी बिजनेस। अगर अच्छे इंप्लॉय हैं, अच्छे टीचर हैं या अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो जहां कहीं भी काम करेंगे, स्कूल में काम कर रहे हैं तो स्कूल में काम अच्छा काम करेंगे, डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो अच्छा काम करेगा, ठीक है। Despite the development in the technology, getting work done from the people is still very important job of each manager. So management must make sure that they are happily working toward the achievement of organization goal by making their strength effectively and weakness irrelevant. तो कहने का मतलब ये है कि पहले देखना पड़ेगा कि उनकी वीकनेस क्या है, हाँ, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो कितने टैलेंटेड हैं। तो ये होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है ऑपरेशन refers to activity of production cycle such as buying or inputs, converting them into the semi finished goods and finished goods। जो तुम्हारा ऑपरेशन है, जो तुम्हारा काम है, ठीक है, उसको देखो लास्ट में कह रहा है ना, व्हेन रेगुलर टीचिंग इज डन, क्लास सेट, पीरियोडिक टेस्ट एंड एग्जाम आर कंडक्टेड इन स्कूल, इट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जैसे मान लो कि काम का तुमने मैनेजमेंट कर लिया, लोगों का काम कर मैनेजमेंट कर लिया, यानी अच्छे लोग हायर कर लिए। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, अब देखना है कि चीजें किस तरीके से सही करानी है, यानी कि अब स्कूल में स्कूल बना लिया कि अच्छी टीचिंग देनी है, ठीक है, अच्छे टीचर हायर कर लिए। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब किस टाइम पे कौन सा काम कराना है, यानी कि टाइम पे हमको एग्जाम कराना है, टाइम पे हमको यूनिट टेस्ट कराना है, वगैरह वगैरह। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी रुकता नहीं है। मैनेजमेंट जो है चलता रहता है, ठीक है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है, ठीक है। हम इधर आ जाते हैं। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है, यानी कभी रुकता नहीं है। जैसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, यानी पहले प्लान बनाते हैं और चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर स्टाफ हायर करते हैं यानी स्टाफिंग करते हैं, यानी लोगों को हायर करते हैं और फिर उनसे काम करवाते हैं यानी डायरेक्टिंग करते हैं, और फिर कंट्रोलिंग और फिर चेक करते हैं कि उनका काम हुआ कि नहीं। यही होता है प्लानिंग मैनेजमेंट के फंक्शन, ठीक है। तो ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें देखो कह रहा है कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग फंक्शन, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजर आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली, यानी उनको कंटिन्यूअसली परफॉर्म करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कहने का मतलब ये, सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं कि स्कूल खोलना है, फिर उसके बाद चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि जो भी चीजें चाहिए, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाएंगे और जो भी टेबल वेबल चाहिए वो लाएंगे, फिर स्टाफिंग यानी कि लोगों को हायर करेंगे, अच्छे टीचर्स लाएंगे, फिर डायरेक्टिंग उनसे काम करवाएंगे, और फिर कंट्रोलिंग और फिर चेक करेंगे कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये होता है मैनेजमेंट, ठीक है। और ये फिर चीजें चलती रहती है, कंटिन्यूअस चलती रहती है। अगर छोड़ दोगे तो फिर मैनेजमेंट पूरा बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, चीजें चलेंगी ही नहीं, ठीक है। फिर है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, यानी मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है। कह रहा है कि मैनेजमेंट रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इन कॉमन डायरेक्शन, यानी कि जितने भी हैं, जितने लोग हैं उनको कॉमन डायरेक्शन में ले जाना पड़ता है। मैनेजमेंट रिक्वायर्स टीम वर्क, यानी हमें टीम वर्क की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि हमको आई की जगह पे वी यूज करना पड़ता है। मतलब इसका समझा देते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई काम हुआ कंपनी में, अगर मैनेजर ये कह रहा है कि मैंने ये काम किया है तो ये कंपनी इतनी आगे गई है या स्कूल इतना आगे गया है, तो लोगों को बुरा लगेगा। और अगर ये कहता है कि हम लोगों ने ये मिल करके काम किया है तो स्कूल इतना आगे गया है या जो कुछ भी कंपनी है वो आगे गई है, तो वो होता है रिप्लेस आई विथ मी, ठीक है। आगे कह रहा है मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटी, ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज और हर रोल इन हिज डिजाइनेशन एंड डिपार्टमेंट, देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड। जब हर कोई काम करता है तभी मैनेजमेंट जो है एग्जीक्यूट हो पाता है, ठीक है। जितने लोग हैं सब मिलकर के काम करते हैं तभी मैनेजमेंट हो पाता है, ठीक है। तो वहां पे आई नहीं यूज करना चाहिए, वी यूज करना चाहिए कि हम लोगों ने मिल करके काम किया, ठीक है। फिर कह रहा है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है जो चीजें चेंज होती है समय के साथ, ठीक है। डायनामिक का मतलब जो चीजें चेंज होती है। कह रहा है एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंटरेक्ट विथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि अगर बाहरी जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर वहां अपने यहाँ अगर चेंजेस नहीं किए, बदलाव नहीं किए, तो होगा क्या कि फिर
चीजें चल नहीं पाएंगे ठीक से, ठीक है। यानी कि कोई भी कंपनी अगर बाहर इन्वायरमेंट, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहा है, जितने भी कस्टमर है, अगर तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तो फिर मैनेजमेंट हो नहीं पाएगा, चीजें चलेंगी नहीं, ठीक है। तो हमको चेंज करना पड़ता है मैनेजमेंट। ये बहुत डायनामिक होता है, अगर बाहर लोगों की टेस्ट, कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, हमको चेंज करना पड़ता है, चीजें चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। कह रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, यानी जैसे मान लो लोग अब कि लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गई है, अब लोग अमीर हो गए या गरीब हो गए हैं, तो वो भी फर्क पड़ेगा कि चीजें खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। अब मान लो कि पॉलिटिकल कोई चेंजेस हो गए, यानी गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, मान लो कोई सर्टेन प्रोडक्ट्स बना रहे थे, अब रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं कि ये चीजें नहीं बनेंगी, अब तब भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो तुमको मैनेज करके चलना पड़ता है कि ये बाहरी बाहरी जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है। मैनेजमेंट इज, कहा गया, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, यानी ये दिखता नहीं है, लोग काम करते हैं वो दिखता है, लेकिन मैनेजमेंट जो चीज है वो दिखती नहीं है, कि इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ लोग काम करते हुए दिखेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट नहीं दिखाई देता है, वही कह रहा है कि मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स presence can be felt, यानी इसका presence जो है वो फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। The presence of management can be felt by seeing the orderliness and coordination in the working environment, यानी जो कुछ भी ऑर्डर दिखाई देगा, कोऑर्डिनेशन दिखाई देगा काम में, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है, तभी गोल अचीव हो पाता है। तो ये सब था कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब देखो लिखा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल, इसमें तीन है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, सोशल है, पर्सनल है। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्वाइवल, यानी सबसे पहले तो सर्वाइव करे, यानी जितना पैसा लगाया है एटलीस्ट उतना तो निकाल ही ले, ठीक है, उसी को सर्वाइवल बोलते हैं। दूसरा है, दूसरा उसके बाद शुरू होता है कि एटलीस्ट सर्वाइव तो कर लिए हैं, ठीक है, मार्केट में, अब थोड़ा प्रॉफिट भी कमाए, ठीक है, तो वो होता है प्रॉफिट कमाना। देखो सर्वाइवल में लिखा है द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट, यानी कि कम से कम जितनी लागत लगाए उतना तो कवर कर लो, शुरू में तो तुमको सर्वाइव ही करना पड़ता है, डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं कमा सकते। दूसरा है प्रॉफिट, द प्रॉफिट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, यानी एटलीस्ट इतना तो कमा, उसके बाद तो यही ऑब्जेक्टिव होगा ना कि एटलीस्ट इतना तो कमा लो कि थोड़ा ठीक ठाक चले, तो प्रॉफिट। उसके बाद आता है ग्रोथ, यानी ये प्रॉफिट के बाद, यानी उसके बाद वाला प्रोसेस है ग्रोथ। Business organization must grow and expand their activities. Growth is measured in terms of sales, number of branches, number of products, number of employee, number of unit produced, etc. ग्रोथ का मतलब होता है कि तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें वैरायटी ला रहे हो, अपने एम्प्लॉय बढ़ा रहे हो, अपने सेल बढ़ा रहे हो, तो इस तरह की जो चीजें हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ा रहे हो, तो इस तरह की चीजें जो है ग्रोथ कहलाती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है यूजिंग इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी ऐसी चीज, ऐसा मेथड यूज करो जिसमें सोसाइटी को नुकसान ना हो, ठीक है। अगर कोई वेस्ट है तो ऐसे ट्रीट करके उसको बहाओ नदियों में, बिल्कुल ऐसे केमिकल, जहरीले केमिकल बहा देते हैं लोग, तो क्या होता है कि नदियां गंदी गंदी होती है, फिर वो फसलों में जाता है वो पानी, फसलें खराब होती है, आसपास का जो पूरा इकोसिस्टम है वो खराब होता है, मछलियां मरती हैं, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत ही घटिया, ये पता नहीं क्यों इंडिया में ही इस तरीके से चीजें चलती है, विदेशों में, डेवलप कंट्री में इस तरीके का नहीं होता। ये भी एक कहीं ना कहीं पता नहीं क्या है। सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो दूसरा है इसी में प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशल टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी में वीकर सेक्शन होते हैं, जो जो जिनको मतलब बहुत गरीब है, उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट दो अगर तुम्हारे कंपनी में काम है तो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज, यानी कि कह रहा है कंट्रीब्यूशन टूवर्ड डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज, यानी कि कुछ कंट्रीब्यूशन दो सिविक एक्टिविटीज में, जैसे मान लो कि कुछ भी अच्छा काम करो सोसाइटी में, ठीक है। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, यानी इकोनॉमिक वेल्थ का मतलब यह है कि अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ होती है उससे, ठीक है। तो ऑलरेडी जब तुम कुछ बनाओगे, अच्छा क्रिएट करोगे, वैल्यू जनरेट करोगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी होगी देश की। फिर है पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ, पार्टिसिपेट करो, कोई भी एनजीओ है,
ठीक है, या गवर्नमेंट कह रहा है ना, सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ, कोई सोशल सर्विस है या प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, एनजीओ है जिसमें हेल्प करने के लिए होता है, ठीक है। मान लो बाढ़ आ गई है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि वहां पे अगर कुछ लोग डूब गए हैं तो वहां पे लोगों की हेल्प करो, ठीक है। इस तरह की चीजें हो। फिर है सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, अच्छा सामान दो रीजनेबल प्राइस पे दो, यानी कि अच्छे दाम पे दो, ऐसा नहीं कि बहुत महंगा, ठीक है। बहुत महंगा दोगे तो खरीद नहीं पाएंगे। रीजनेबल प्राइस का मतलब होता है ऐसा दाम जिसपे लोग अफोर्ड कर पाए, ठीक है, यानी कम दाम पे, सिंपल। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो एम्प्लॉय है उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हो, ठीक है। पहला है कम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड ऑफ एम्प्लॉय, यानी इतना सैलरी दो कि वो अपनी जरूरतों को पूरी कर पाए। प्रमोशन ट्रेनिंग पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू फुलफिल स्टीम टू अदर हायर लेवल नीड्स एम्प्लॉय, कह रहे प्रमोशन दो, ट्रेनिंग दो, पर्सनल ग्रोथ एंड, यानी प्रमोशन करना, ट्रेनिंग देना, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, यानी उनका पर्सनल ग्रोथ करो। टू फिलफियर स्टीम ऑफ अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, यानी उनकी ये रहे कि हम और हायर लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो उनके एक स्टीम होगा ना, सेल्फ स्टीम अंदर पैदा होगी, अब जाना है, ऊपर जाना है और ऊपर जाना है, और फिर एकदम उनकी ऊपर चले जाना है, ठीक है। पीयर रिकॉग्निशन, यानी उनको रिकॉग्निशन मिलेगी, सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगी। रेस्पेक्ट फॉर कलीग टू फुलफिल फुलफिल सोशल नीड, जो उनके कलीग हैं उनको रेस्पेक्ट मिलेगी टू फुलफिल सोशल नीड, यानी सोशल नीड को पूरा करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जितने लोग हैं उनको एक पहचान मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, और उनकी जो फुल नीड्स है वो फुलफिल होगी उनके कलीग के, यानी जो साथ में काम करने वाले हैं। गुड्स एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन, यानी कि वहाँ पे अच्छी कंडीशन दो, ठीक है, हेल्दी कंडीशन दो जहाँ पे काम करने लोग करते हैं। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे पूरा ही पूरा कचरा हो, गंदगी हो, तो वो नुकसान है उनके लिए, ठीक है। एंड फॉर सेफ्टी एम्प्लॉय, यानी चीजें उनके सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के, कह रहा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अचीव इट्स गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट, यानी ऐसे ही कोई ऐसे ही चांस बाय चांस कोई जो है सक्सेस नहीं पा पाता, ठीक है। उसके लिए जो है मैनेजमेंट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के, ठीक है, कुछ चीजें हमको करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट, यानी कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं। पहला है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखो मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ एक पर्सन की कोई गोल अचीव करने में हेल्प नहीं करता है, वो पूरे जो ग्रुप है उसकी अचीव गोल है उसको अचीव करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कह रहा है कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी सिर्फ कोई एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। मैनेजमेंट ट्राई टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन उसमें काम करते हैं उनका भी, और प्लस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उनको इंटीग्रेट करता है, यानी साथ साथ चलता है। कहने का मतलब ये है कि जब कंपनी आगे बढ़ेगी तो ये भी आगे बढ़ेंगे, यानी इनकी भी सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। तो वो हेल्प करता है अचीविंग ग्रुप गोल। दूसरा मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है जो कोई कम पैसे में चीजें हो जाती है उसको एफिशिएंसी बोलता है, ठीक है। कह रहा मैनेजर ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज थ्रू बेटर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट क्या करता है, बेटर प्लान से बेटर और चीजें ऑर्गेनाइज करके बेहतर तरीके से स्टाफिंग करके लोगों को हायर करके बेहतर तरीके से डायरेक्ट करवा के काम करवा के बेहतर कंट्रोल यानी देखभाल करके कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वही मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। फिर है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट जो है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, यानी अगर बाहरी चेंजेस हो रहे हैं तो ये अपने आप में अंदर भी चेंजेस लाना शुरू कर देगा, ठीक है, यानी अपने आप को भी बदलना शुरू कर देगा। Organization have to survive in the dynamic environment, so manager keep making changes in the organization to match the environmental changes। जो बाहर environmental change हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अपने अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस लाने की कोशिश करता है कि ताकि बाहरी एनवायरमेंट से मैच कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी पर्सनल का मतलब जो एम्प्लॉय काम कर रहा है जितने भी चाहे ऊपर से लेकर नीचे उन सब का पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी हेल्प करता है। कह रहा है एन एफिशिएंट मैनेजर इज टू वन हु ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय, ठीक है। मैनेजर लीड द, यानी जो एम्प्लॉयर है यानी जो जो काम देने वाला है और एम्प्लॉय जो काम करने वाले हैं वो कोशिश करता है कि इनको
कह रहा है ना, एन एफिशिएंट मैनेजर इज द वन हु ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, यानी कोशिश करता है कि मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ला पाए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाए, ज्यादा से ज्यादा। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, यानी वो कब आएगी, जब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाओगे, ठीक है। मैनेजर लीड द पीपल इन सच मैनर दैट अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉय इज आल्सो अचीव, ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो, और जो पर्सन उसमें जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो पर्सनल है, उनका भी गोल अचीव हो, यानी उनको भी टाइम टू टाइम जो है उनको क्या बोलते हैं, सैलरी बढ़ाते रहो, उनको इंक्रीमेंट देते रहो, ग्रोथ हो उनकी, ठीक है। फिर उसके बाद है मैनेजर हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजर कोशिश करता है कि जो सॉरी मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी मैनेजमेंट जो है उससे हेल्प होती है पूरे सोसाइटी डेवलपमेंट में। कैसे, कह रहा है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दोगे, सर्विस दोगे, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे रोजगार पैदा करोगे, ठीक है। अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, कोशिश करोगे नई नई टेक्नोलॉजी अडाप्ट करो। फिर उसके बाद है, अब नई टेक्नोलॉजी अडाप्ट करोगे तो चीजें अच्छी बनेंगी, सस्ती बनेंगी, तो यानी अच्छी अच्छी मशीन लाओगे तो चीजें सस्ती बनेंगी, तो उससे सोसाइटी की हेल्प होती है, ठीक है, और डेवलपमेंट भी होता है। लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी टूवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे लीड करते हो कि ग्रोथ भी हो, सोसाइटी यानी कि सोसाइटी की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस। नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का नेचर क्या है। मैनेजमेंट एज अ साइंस देखेंगे, मैनेजमेंट एज एन आर्ट देखेंगे, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट एज अ साइंस, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे साइंस में एक पूरा हमको पढ़ना है तो उसके लिए पूरी बुक है, पूरा ना कोर्स है, वैसे ही मैनेजमेंट के लिए भी कोर्स है, जैसे एमबीए करना पड़ता है, बीबीए करना है, एमबीए करना है, इस तरीके से मैनेजमेंट का कोर्स है, ठीक है। वैसे ही मैनेज साइंस में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एमबीबीएस करना है तो पूरी बिग बुक है, ठीक है, पूरा मटेरियल है, पढ़ना पड़ता है। वैसे ही कह रहा है एज अ साइंस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ knowledge in science organized and systematic study material is available which is used to acquire the knowledge of science, like science in management also there is availability of systematic organized study material, so first feature of science is present in management, यानी एक साइंस का फीचर तो है मैनेजमेंट में, ठीक है। दूसरा है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, जो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं मैनेजमेंट में, जैसे साइंस में चीजें ऑब्जर्व की जाती है, एक्सपेरिमेंट की जाती है, तब बनाई जाती है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी चीजें ऑब्जर्व की जाती है, एक्सपेरिमेंट की जाती हैं, अगर रिजल्ट मिलता जुलता आता है तो उसमें भी प्रिंसिपल बना दिया जाता है। प्रिंसिपल और लॉ में डिफरेंस होता है। लॉ का मतलब होता है जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि कोई चीज उछालेंगे तो ठीक है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की से वो नीचे आएगा, ठीक है। तो वैसे ही जो है यानी ग्रेविटी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उस पर जो एक्सीलरेशन लगेगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से लगेगा। वैसे ही वो क्या है, वो लॉ है, ठीक है, यानी फिक्स है, कंफर्म है कि वैसे ही होगा। लेकिन प्रिंसिपल में और लॉ में डिफरेंस ये होता है कि प्रिंसिपल मतलब लगभग लगभग ये चीजें ऐसी ही होती है, बदल भी सकती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल और लॉ में डिफरेंस यही है। तो प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, तो कहने का मतलब जो प्रिंसिपल होते हैं जैसे साइंस में वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद बनाए जाते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी होता है। तो कह रहा है कि साइंस प्रिंसिपल आर डेवलप थ्रू द scientific observation and then tested through repeated experiment. The management principle are also developed through observation and experiment. ठीक है, जो मैनेजमेंट में बनाए जाते हैं वो भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। But since management deal with human being and human behavior cannot be observed with the full activity, some kind objective may enter. This feature of science is partially present. कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट अब जो साइंस में होते हैं वो लगभग लगभग बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता है। अब जा करके कोई यहाँ की चीजें हैं वो जाके अफ्रीका में फॉलो करोगे तो वो नहीं होगी, ठीक है, वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें चीजें बदलनी पड़ेंगी, ठीक है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है जिसे हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। देखो कह रहा है कि साइंस प्रिंसिपल, देखो समय के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है, तो इसमें वही है साइंस प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, दैट मींस दे गिव सेम रिजल्ट इन ऑल सिचुएशन। जो साइंस के जो वो होते हैं प्रिंसिपल होते हैं वो लगभग लगभग सेम रिजल्ट देते हैं, जैसे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलाओ तो 100% पानी बनेगा, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है चीजें बदलती रहती है, ठीक है, तो 100% मिलता नहीं है, यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है मैनेजमेंट की।
ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंस प्रिंसिपल, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल नहीं होते हैं, सेम जो बताए हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर आते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एक कला भी है। ठीक है, हम पहले ही बताए थे कि मैनेजमेंट एक कला है दूसरों से काम कराने की। अब इसमें देखो क्या लिखा है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जैसे अगर सिंगर बनना है तो सिंगर क्या होता है, कलाकार होता है। तो उसके लिए सीखना पड़ता है, सारे गामा पता नहीं सजा के सीखेगा, हारमोनियम लेकर के उस पर सुर लगाएगा, हाँ, स्केल का नॉलेज देगा कि कितने स्केल पे कितना स्वर लेना है। ठीक है, वो बीट सीखेगा, चीजें सीखेगा। ठीक है, थ्योरेटिकल एक नॉलेज है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, वैसे ही मैनेजमेंट का भी एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। देखो कह रहा है, in every art there is a systematic and organized various books of different rags are available in music. In management also there is organized literature available in various areas of management like marketing, finance, human resources, etc. तो इसमें भी किताबें हैं भाई, तुम जाके पढ़ सकते हो, पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज है। ठीक है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब होता है चीजें अपने तरीके से अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो एक कलाकार होता है, सभी सीखते हैं सारे गामा पता नहीं सर, लेकिन हर सिंगर अपने तरीके से गाता है, हर कलाकार अपने तरीके से उस कला का प्रदर्शन करता है। जैसे क्रिकेटर है तो सभी कला सीखते हैं कि हाँ ये जो है हेड को ऐसे रखना है, ये नी को जो है इस पैर के नीचे रखना है, बॉडी को झुकाना है, क्रिकेटर को पता है। ठीक है, लेकिन हर कोई अपने तरीके से उसको अप्लाई करता है। रोहित शर्मा का खेलने का तरीका अलग है, विराट का अपना अलग है। ठीक है, तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है आर्ट का जो है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। सोनू निगम अलग तरीके से गाता है, अरिजीत अलग तरीके से गाता है। तो वही कह रहा है कि इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, एवरी आर्टिस्ट must have personal skill to apply that knowledge. For example, all musicians learn same rag, but they apply these ragas according to their personal skill, which make them different. अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसे अलग तरीके से उसके पेश करते हैं। ठीक है, फिर है बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये जो आर्ट होता है ये प्रैक्टिस पे और क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है। यानी जैसे सिंगर है वो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा गाएगा, क्रिकेटर है जितना खेलेगा उतना अच्छा खेल पाएगा। ठीक है, तो ये जो आर्ट होता है ना, ये क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे वो करता है। जैसे ही मैनेजमेंट में क्या होता है, वो अपनी क्रिएटिविटी लगाता है, अपना जो है क्या बोलते हैं, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे मैनेज करता है। वही कहता है, कह रहा है द आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑन आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। Art requires creative practice. Artist must add his creative to theoretical knowledge he has learned. यानी जो कुछ भी सीखा है उसने उसको बहुत क्रिएटिव वे में पेश करता है उसको, और ताकि और बेहतर तरीके से कर पाए। ठीक है, मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। देखो मैनेजमेंट जो है साइंस भी है आर्ट दोनों है। कैसे है, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। लाइक साइंस इट हैज सिस्टमेटिक and well organized body of knowledge, and like art is requires personal skill। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं चीज, जैसे साइंस में चीजें वो है अवेलेबल है थ्योरेटिकल नॉलेज, वैसे मैनेजमेंट में थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो साइंस का पोर्शन थोड़ा सा मिल गया, और आर्ट में क्या है वो अपने तरीके से अप्लाई करता है, तो वो आर्ट भी बन गया। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है बोथ साइंस और आर्ट दोनों है। ठीक है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन डिस्कस कर लेंगे। बड़ो देख, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का भी लेवल है। ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है किसी भी कंपनी को। देखो एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा है लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, या इसको ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। देखो टॉप लेवल मैनेजर में कौन कौन आता है, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चेयरमैन है, ठीक है, जनरल मैनेजर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। ठीक है, ये टॉप लेवल मैनेजर है। मिडिल लेवल में देख लो परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिवीजन हेड, डिपार्टमेंटल हेड, ये सब आते हैं। सुपरवाइजरी लेवल में सुपरवाइजर आता है, सुपरिटेंडेंट आता है, फोरमैन आता है, सेक्शन आता है, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव etc। ये तो पूरा उसका नाम दिया है। फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है, देखो इसमें टॉप लेवल मैनेजर का काम है to integrate diverse element of coordinate the activities of different department to according overall objectives। यानी इसका काम है जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, उनके काम को इंटीग्रेट करना। ठीक है, एक साथ लाना, कह रहा है ना,
to integrate diverse element of coordinate the activity of department of according to overall objectives, यानी सबको इकट्ठा करना कि ताकि जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्वाइवल है, ठीक है, वो इसी के हाथ में होती है, क्योंकि प्लानिंग जो पॉलिसी मेकिंग है वो यही करता है, ठीक है। फिर एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म, ठीक है, कह रहा है एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बाहर का एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस में क्या एनवायरनमेंट है, बाहर क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसके बारे में यही स्टडी करते हैं सब, ठीक है, यही डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी बनाना इन्हीं का काम है, ठीक है। फिर कह रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज हो रही है उसकी रिस्पॉन्सिबल यही है, ठीक है, और जो भी इम्पैक्ट हो रहा है एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जो भी सोसाइटी में इम्पैक्ट आ रहा है वही इनसे रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लो किसी नदी में अगर ये सब कचरे बहा रहे हैं तो सोसाइटी पे असर आएगा, तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, यही, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का काम किनका है, जो टॉप लेवल मैनेजर है, ठीक है, यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो आते हैं वही इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर उसके बाद क्या है, लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल etc, अगर गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मीटिंग करना है, कोई डिसीजन कोई भी चीज के बारे में अगर सलाह मशवरा लेनी है, अगर गवर्नमेंट का ऑफिशियल आकर के कुछ एडवाइस देते हैं तो वो जाकर के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वही जाकर के एडवाइस लेगा उनसे, ठीक है। डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, जो भी ऑब्जेक्टिव है एंटरप्राइज का, बिजनेस का, यही लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन देख लेते हैं। कह रहा है कैरी आउट प्लान फॉर्म बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का प्लान है वो यही लोग कैरी आउट करते हैं, ठीक है। इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, कह रहा है इंटरप्रेट द पॉलिसी फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई है, जो भी उसको फ्रेम करते हैं, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करते हैं अपने तरीके से, उसको ले जा करके उसको क्या बोलते हैं, फॉलो करवाते हैं, कह सकते हैं। इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल, और ये इंश्योर करते हैं कि उनके पास जो भी नेसेसरी कर्मचारी है कि नहीं, जो जरूरत के कर्मचारी है वो है कि नहीं, यही लोग इंश्योर करते हैं, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट का काम है वो इन्हीं का है, ठीक है। फिर है असाइन द नेसेसिटी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉय, ड्यूटी भी यही असाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एम्प्लॉय को यही देते हैं कि ये काम करना है, ये नहीं काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है मोटिवेट एम्प्लॉय टू अचीव डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव, उनको मोटिवेट करते हैं कि जो भी डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव उसको पूरा किया जा सके, तो उनसे कहेंगे कि अरे काम करो यार, कंपनी ऊपर जाएगी तो तुमको भी, तुम्हारा भी प्रमोशन होगा, तुमको भी पैसे मिलेंगे, तो उनको मोटिवेट करने का काम इन्हीं का है। कोऑपरेट विद द डिपार्टमेंट ऑफ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये कोऑपरेट करते हैं, कह रहा है विद अदर डिपार्टमेंट, अगर परचेज वाला डिपार्टमेंट है तो सेल वाले डिपार्टमेंट से कोऑपरेट करता है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल खरीदेगा और जो है सेल वाला जो है अब उससे उससे कॉपरेट करेगा, वो पूछेगा कि सामान आ गया है, तो सेल वाला पूछेगा सामान आ गया है, तो ये परचेज वाला कहेगा हाँ आ गया है, तो कहेगा ठीक है भेज दो, तो वो सेल वाला भेजेगा, ठीक है, इस तरीके से चीजें होंगी। परचेज रॉ मटेरियल भेज करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भेजेगा, फिर वहां से मैन्युफैक्चरिंग वाला सेल वाले से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मटेरियल खरीदें और खरीद के बेच दें, तो परचेज वाला डायरेक्ट सेल वाले से कर लेगा, ठीक है। फिर एक रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर, ये जितने भी चीजें होती हैं कंपनी में, जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसके रिस्पॉन्सिबल यही है, ठीक है, क्योंकि जो लोअर लेवल मैनेजर कह रहा है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर, जो भी लोअर लेवल के मैनेजर है अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ होता है तो रिस्पॉन्सिबल यही होंगे, ठीक है, कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो इसी मिडिल वाले से पूछेगा, ये गड़बड़ करेंगे तो ये जो है इनसे पूछेगा क्या कर रहे थे तुम लोग, ठीक है। फिर है सुपरवाइजरी या लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल, इसमें देख लो सबसे निचला लेवल है, इसमें कह रहा है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट। देखो सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर में डिफरेंस क्या है, सुपरवाइजर का मतलब होता है ये काम करवाता है, ठीक है, ये ऊपर होता है, सबऑर्डिनेट का मतलब उससे नीचे, सबऑर्डिनेट यानी उससे नीचे, मान लो कर्मचारी है तो ये सबऑर्डिनेट है, सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर है यानी उससे ऊपर है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, जो सुपीरियर होता है, ठीक है, ये जो अब ये सुपरवाइजर है यही सुपीरियर है, ठीक है। अब जो सबऑर्डिनेट है
इसी की ही बात मानेगा जो इससे सुपीरियर है, ठीक है। तो वही कह रहा है, रिलेशन जो है इन दोनों के बीच में बना के रखता है। फिर है लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर, यानी वो देखता है कि वर्कर की सेफ्टी है कि नहीं, जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे कैसा है, किस क्या चीजें हैं। सुपरवाइजर होते हैं ना, चेक करते रहते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है, इस तरह की चीजें। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड इंश्योर स्टडी फ्लो ऑफ आउटपुट। कह रहा है कि क्वालिटी भी चेक करते रहते हैं, सबकी क्वालिटी सही बन रही है कि नहीं बन रही है, क्योंकि सुपरवाइजर होते हैं क्या करते हैं, क्वालिटी चेक करेंगे सब, ठीक है। और इंश्योर स्टडी फ्लो ऑफ आउटपुट, कि आउटपुट का जो फ्लो है वो सही है कि नहीं है, यानी प्रोडक्शन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड। कह रहा है मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का वेस्टेज जो होता है उसको कम करते हैं, कम से कम वेस्टेज में वो कोशिश करते हैं कि मटेरियल बन जाए, ठीक है। मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड, और सेफ्टी स्टैंडर्ड भी चेक करते रहते हैं कि ये इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर। रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वालिटी के, क्वांटिटी के भी, कि जितना बनना चाहिए उतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर, और वर्कर के टूवर्ड्स वो लॉयल भी होते हैं, ठीक है। ये रहा इन सबों का फंक्शन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। देखो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, 5 फंक्शन है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, यानी पहले ही सोचना कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो ये पहले ही सोच लेना, यही प्लानिंग है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, यानी कि उनके ड्यूटीज देना, ग्रुप बनाना, जो भी रिसोर्स है उसको एलोकेट करना, यानी जो भी जगह जो चीजें जहाँ चाहिए वहां पे ले जा करके रखवाना, पहुंचवाना, ठीक है। यानी किसी को होता है ना कि तुमको कहना है, तुमको ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है, ये चीजें उठा के लेके जाओ वहां पे, तो यही है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, सही जगह पे सही बंदा हायर करना, ठीक है। मान लो कोई बंदा है जिसको एक स्पेसिफिक काम आता है, ठीक है, उसको उस जगह पे ले जा करके काम करवाना, यही है स्टाफिंग, यानी सही बंदे को सही जगह पे रखना, यानी जिसको जो आता है उससे वही कराना। डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट द वर्क डन, यानी उनसे काम कराना, मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना, ठीक है, यही है डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करना, मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, यानी वो चेक करता है कि जो एक्चुअल काम हुआ है कि नहीं, जैसे हम प्लान बनाए थे, तो यही है कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है चीजों को एक साथ काम में लाना। जैसे मान लो कि तुम्हारी कंपनी है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स वाला चीजें बेचना चाह रहा है क्योंकि उसके पास ऑर्डर है, प्रोडक्शन वाला बैठ के गप्पे लड़ा रहा है, वो बैठ करके सब टाइम पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये मांगेगा कि भाई सामान दो, हमको बेचना है, और ये बना ही नहीं रहा है सब। तो चीजें सिंक्रोनाइज होना चाहिए, यानी ये टाइम से बनाए और ये टाइम से बेचे, यानी सब कुछ एक समय पे हो, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कोई गाना गा रहा है, सिंगिंग कर रहा है, ठीक है, या कोई एक्टिंग कर रहा है, अब उसकी आवाज पहले निकल जा रही है और उसके जो बॉडी एक्सप्रेशन है बाद में निकल रहा है, तो क्या सिंक्रोनाइज हो रहा है ना। जैसे ही बॉडी एक्सप्रेशन आ रहा है वैसे ही आवाज निकल रही है, तब सिंक्रोनाइज होता है, ठीक है। तो यानी चीजों को एक साथ लाना, द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज है एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना, यानी ये भी बना रहे हैं, ये बेच भी रहे हैं सब, ठीक है। तो ये जब एक साथ चीजें होती है तो उसी को सिंक्रोनाइजिंग बोलते हैं, उसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, यानी सिंक्रोनाइज करना, यानी चीजें साथ साथ लेके चलना, सब साथ साथ हो रहा है। इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट में 4 चीजें, यानी क्यों मैनेजमेंट जरूरी है, ठीक है, यानी क्यों करना होता है। पहला है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जितने मैनेजमेंट के फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सब में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। यानी कि अगर चीजें प्लान बना लिए हो, ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो, इस तरीके से इधर उधर चीजें हो रही हैं तो हो ही नहीं पाएंगी, ठीक है। फिर है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, चाहे मिडिल चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए, हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा चीजें ठीक से चलेगी ही नहीं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मस्ट फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी
और ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए यानी टिके रहने के लिए और उसको सक्सेस करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखो लिखा है नेचर या फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, उसका नेचर क्या है, कह रहा है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, यानी कोऑर्डिनेशन जो है ग्रुप यानी सभी को एक साथ जोड़ता है। देखो बुक में लिखा है द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाई टू ग्रुप एफर्ट्स as different individual come from the different background, have different style of working, so there is need to unify their effort in common direction। अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड होता है, तो उनको एक डायरेक्शन में लेके चलना, यही जो है क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन का फीचर है या नेचर है। ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक है। फिर है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़े ना हो उसमें। ठीक है, उसको कंट्रोल करना। कह रहा है कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फसाइज ऑन यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग एफर्ट में कॉज डैमेज टू ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, मान लो सेल डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या होगा, वो बनाएंगे ही नहीं, सब चिल्लाएंगे पे दे बेचना है, वो देंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये इंश्योर करना कि लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है, यूनिटी बने जाए। फिर एक कंटिन्यू प्रोसेस। कंटिन्यू प्रोसेस का मतलब है ये हमेशा चलता रहता है। ठीक है, इसको रोक नहीं सकते। अगर बिजनेस चलाना है तो ये कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा, रोक दोगे तो फिर वही बात कि बनाएंगे नहीं प्रोडक्शन वाले, वो चिल्लाते रहेंगे, तो इसलिए हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। तो वही कह रहा है कोऑर्डिनेशन इज नेवर एंडिंग फंक्शन, इट इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑल्दो इट्स डिग्री में वेरी। इट बिगन्स एट प्लानिंग स्टेज एंड गोज ऑन टिल कंट्रोलिंग स्टेज। ठीक है, यानी प्लानिंग स्टेज से लेके कंट्रोलिंग तक, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, यानी पूरा जो फंक्शन है वो उस मैनेजमेंट का, उसमें ये कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। फिर है कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब है कि ये हर जगह जरूरत पड़ती है, यानी कि किसी भी जगह, स्कूल में, रेलवे में, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे इंडस्ट्री, मतलब कोई कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, यानी इंडस्ट्री का मतलब कोई प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो कहीं पे भी हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। परवेसिव है, हर जगह चाहिए। परवेसिव का मतलब हर जगह। फिर है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेट मेंटेन करे, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, कोई भी हो। देखो कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन इज नॉट टास्क ओनली टॉप लेवल मैनेजर बट मैनेजर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर लेवल के मैनेजर जो है उसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो पता लगा टॉप लेवल वाले बोले मिडिल वालों को ये काम कराना है, तो अब मिडिल वाले जो है इन सबों से 10 दिन बाद बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, तो हो चला काम। फिर कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर किया जाने वाला, विलिंगली, यानी ऐसा नहीं है कि बस अपने आप हो जाएगा, नहीं, करना पड़ता है, यू हैव टू डू इट। ठीक है, कह रहा है एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन ऑन क्योस। कंफ्यूजन और क्योस को, यानी जो भी लड़ाई झगड़े या जो कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर करने की कोशिश करता है। बाई परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर डेलिबरेटली परफॉर्म कोऑर्डिनेशन फंक्शन, यानी जो कोऑर्डिनेशन फंक्शन है इसको डेलिबरेटली करता है, जानबूझ के करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो इंपॉर्टेंस या नीड क्या है कोऑर्डिनेशन की। सबसे पहला है ग्रोथ इन साइज, यानी जैसे जैसे साइज बढ़ता है बिजनेस का वैसे वैसे जो इम्पोर्टेंस है या नीड है कोऑर्डिनेशन की बढ़ती चली जाती है। क्योंकि बड़ा अगर बिजनेस है तो सबको एक साथ लाना, यानी सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, सारी एक्टिविटीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि छोटा बिजनेस है तो सामने सब कुछ हो रहा होता है। ठीक है, सारे काम सीधे सीधे दिखते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है तो सबको एक साथ लाना, सिंक्रोनाइज करना सारी एक्टिविटीज को बहुत जरूरी हो जाता है। शॉर्ट में ही पढ़ा खत्म कर देते हैं। फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना ये बहुत जरूरी होता है। देखो इसमें कह रहा है फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, डिवीजन एंड सेक्शन। इन ऑर्गेनाइजेशन देयर मे बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स ऑफ फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एटीसी। ऑल दिस डिपार्टमेंट मे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी ऑन देयर ओन स्टेजेस ऑफ वर्किंग। सबके अपने अलग काम हो सकते हैं, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, तो सबको एक साथ जोड़ करके एक साथ काम कराना ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फिर है स्पेशलाइजेशन। अब हर काम के बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है तो हर काम के अलग अलग स्पेशलिस्ट हायर किए जाते हैं। ठीक है, तो उनका काम करने का सबका तरीका अलग है, सब अलग अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो उनको एक गोल की तरफ ले जाना कि आप
इस तरीके से काम करो कि सभी एक साथ काम कर पाए और अपने गोल की तरफ बढ़ पाए। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप वो बंदा अपने एक्सपीरियंस अपने तरीके से काम करने लग गया, वो अपने तरीके से करने लग गया, पता लगा कि हो चला काम। वही कह रहा है कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट। यानी हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में वो कोशिश करते हैं कि एक एक्सपर्ट को हायर कर लें, ठीक है, जो अपनी फील्ड में बिल्कुल मास्टर हो, ठीक है। expert feel that they expert feel that they are only qualified people and they always take right decision। अब देखो जितने भी वो होते हैं बड़े बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं, वो सोचते हैं मैं जो डिसीजन लूंगा ना वही सबसे करेक्ट है, ठीक है। अब इवेंट केओस के होने की यही रीजन है कि वो अपने तरीके से काम करने लग जाते हैं, बाकी जो लोग हैं फिर वो गुस्सा हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो कोऑर्डिनेशन है, सबको एक साथ लेकर के एक साथ काम कराना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो खत्म है, तो चैप्टर क्लोज है बबुआ लोग, ये खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।